आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर कितना है? पहला है। चैप्टर नंबर है पहला ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूरोप आखिर है क्या। यूरोप आखिर है क्या? तो याद रखिए कि यूरोप एक महादेश है। कौन देश है? यूरोप एक महादेश है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यूरोप एक कोची है, महादेश है। यूरोप के अंतर्गत कई देश आते हैं। यूरोप के अंतर्गत कोची कहते हैं उसको, कई देश आते हैं। जैसे में यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं ना। यूरोप में इतना सारे देश आते हैं। हम लोग भी आते हैं उसमें नहीं, हम लोग एशिया महादेश में आते हैं। भारत एशिया महादेश में आता है ना। तो वही बोल रहे हैं। अब आता है कि राष्ट्रवाद है क्या। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद किसे बोलते हैं, राष्ट्रवाद है क्या, इससे क्या होता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद अपने अपने देश के प्रेम की भावना, अपने देश को प्रेम भावना को ही कुछ कहते हैं, प्रति अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही कहते हैं क्या चीज, राष्ट्रवाद कहते हैं। कुछ बोलते हैं जैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को कुछ बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए दूसरा तरीका से देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्र एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनाती है। यानी कि राष्ट्रवाद कहने का अर्थ है कि कोई देश ना, कोई देश हो या समाज हो, ये कहता है कि सब मनुष्य एकजुट बन करके रहे। राष्ट्रवाद कुछ बोलता है कि सब मनुष्य एकजुट बन करके रहे ना। तो वही बोल रहा है। चलिए आगे कहता है कि कुछ कह रहा है यूरोप में विकास के सहायक तत्व कोची आखिर यूरोप विकसित कैसे हुआ। यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास आखिर कैसे हुआ था। तो कौन कौन से कारण थे यूरोप के विकास हुआ था। तो कह रहा है पहला कि पुनः जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, जब पुनः जागरण हुआ था वहां पे, कब थी जब पुनः जागरण हुआ था, तो वहां पे पुर्तगाल के द्वारा ना, तो क्या परिस्थितियां बदली थी। कह रहा कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श क्या क्या थे ना। कुछ नेपोलियन का सैन्य अभियान, कितना उसका नेपोलियन का मजबूत सेना था। प्रतिक्रियावादी नीति यानी कि उससे क्या होता था, प्रतिक्रियावादी से क्या है, क्या नहीं होता था ना, वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं कि 1789 की क्रांति आखिर है क्या। 1789 की क्रांति है क्या, तो चलिए देखते हैं। तो याद रखिए कि जब 1789 की क्रांति हो रहा था तो उनको फ्रांसीसी को समाज को 3 भाग में बांट दिया गया था। कई भाग में बांट दिया गया था? पहला था पादरी, पहला कौन था? पादरी। दूसरा कुलीन था। तीसरा था निम्न वर्ग। तीसरा कोची था? निम्न वर्ग ना। तीसरा था निम्न वर्ग। याद रखें कि पहला पादरी था, दूसरा कुलीन था, तीसरा था निम्न वर्ग। कौन था तीसरा? निम्न वर्ग। तीनों वर्ग के बीच काफी और असमानताएं थी, यानी कि तीनों को आपस में नहीं बनता था, असमानता बहुत था। एगो ऊंचा था, एगो राजा था उससे कमजोर था, उससे पूरा गरीब था, उससे और कमजोर था ये ना। ये तुमको पहला था। कहा कि फ्रांस के राजा लुई 16वां एकदम निरंकुश था। यहाँ पे फ्रांस के राजा था लुई 16वां जो था, एकदम निरंकुश। निरंकुश कहने का अर्थ क्या होता है? आखिर कुछ तो होता होगा। निरंकुश कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी राजा है, किसी को भी हत्या करवा सकता है, किसी को भी हत्या करवा सकता है, और इस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। हत्या करवा देने के बाद भी इस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। उसी को कहते हैं निरंकुश। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? निरंकुश। कह रहा है कि फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। यानी कि कहने का अर्थ था, जब 1700 क्रांति के समय जो फ्रांस के लोगों को टैक्स था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, कर बहुत ज़्यादा हो गया था। इसीलिए वो क्या किए थे, उसको बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था ना, इसीलिए लाई छिड़ गई ना 1700 क्रांति के। तो कह रहा है कि 1700 क्रांति की
फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम कौन कौन से, आखिर परिणाम कौन कौन से थे? जब लड़ाई लड़ गया तो परिणाम कुछ ना कुछ तो निकले होंगे ना। तो कह रहा है कि लुई 16वां को राजशाही का अंत कर दिया गया। लुई 16वां जो था उसको राजशाही से क्या कर दिया गया, अंत कर दिया कि वो निरंकुश नहीं रहेगा, न जनता को कोई दिक्कत होगा। कह रहा है कि जनतंत्र का स्थापना हुआ। जनतंत्र माने कौन सी, जनता का क्या, जनतंत्र कहने का अर्थ क्या, जनता का अब शासन होगा। क्यों चीज, किसका शासन होगा, जनता का शासन होगा। कह रहा है कि यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। यूरोप के कई देशों में, इससे कई देशों में यूरोप थी किसका प्रसार हुआ, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। तो इसके बाद आते हैं नेपोलियन। इसके बाद कौन आते हैं, नेपोलियन युग कब होता है, तो याद रखिए कि 1804 से 1815 तक होता है। 1804 से 1815 तक कोई कहते हैं नेपोलियन युग कहते हैं, नेपोलियन युग कहते हैं। तो कहते हैं नेपोलियन, कहते हैं कि 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस का राजा बन गया। 1804 में ही फ्रांस का राजा बन गया। कह रहे कि 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता भी लागू कर दिया था, नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। याद रखना कि 1815 में किसका युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था ना, जिसमें वाटरलू के युद्ध में कोई था कि मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना द्वीप नामक पर टापू पर रख दिया, जहां 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन को हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए इससे पहले नेपोलियन को जान लेते हैं। तो क्या किया गया था नेपोलियन को कि यहाँ से बंधक बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर ले जाकर छोड़ा गया। कहाँ रखा गया था, सेंट हेलेना टापू पर, द्वीप पर, जो एकदम समुद्र के कहाँ था, बीचों बीच था। समुद्र के कहाँ था, ये बीचों बीच था ना। तो वहाँ से क्या हुआ कि एगो मरा हुआ लाश आ रहा था, उस पे चढ़ करके नेपोलियन फिर अपने राज्य आ गया। फिर कहाँ आ गया, अपने राज्य आ गया ना। तो वहाँ के मंत्री लोग क्या किए, राज्य के, कि फिर उसको टापू पर ले जाकर 1821 में छोड़ दिए। तब फिर कोची हो गया, 1821 में बेचारा बिना खाने पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। 1821 में ही कोची हो गई, उसकी मौत हो गई ना। अब आता है कि मेटरनिक युग कोची होता है। 1815 से 1848 ये होता है मेटरनिक युग ना। ये होता कोची है। अब चलिए देखते हैं मेटरनिक युग। कोची कहता है कि यूरोप की विजय शक्तियाँ नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। यानी कि कोची कह रहा है कि जैसे ही 1815 में कोची था, ऑस्ट्रिया नहीं जी, 1815 में किसका हुआ था, नेपोलियन वाटरलू का युद्ध। जैसे ही खत्म हुआ वाटरलू का युद्ध खत्म हुआ तो 1815 में ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बनाया गया, जिसको कोची कहा गया, वियना सम्मेलन कहा गया। जिसको कोची कहा गया, वियना सम्मेलन कहा गया ना। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। यानी कि वहाँ पे जो कोची उसको बोलते हैं, ये थी सम्मेलन को जो देख रेख करते थे वो कौन थे, चांसलर मेटरनिक थे ना। कोची थे, मेटरनिक। यानी कि मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापना करना। यानी कि ये भी चोट्टा था, एकदम पक्का चोट्टा था, ये भी कौन, मेटरनिक है। तो कहने का अर्थ है कि जब वहाँ पर उस देश में लोकतंत्र स्थापना हो गया, यानी कि जनतंत्र स्थापना हो गया, जनता का तंत्र होगा, तो फिर ये राजतंत्र क्यों ला रहा है, तो चोट्टा ही है ना। तो वही कहने का अर्थ है कि मेटरनिक जो था प्रतिक्रियावादी तो है, ये था, दूसरे का तुरंत जवाब देता था, जिसका उद्देश्य कुछ गणतंत्र को विरोध करके, गणतंत्र को, जनता तंत्र को एकदम पूरा दबा करके फिर से राजतंत्र लाया जाए। यानी कि राजतंत्र आएगा, राजतंत्र आने के कारण क्या होगा कि कितना लोग फिर मारे जाएंगे, कितना लोग कुछ हो जाएंगे, मारे जाएंगे, इसीलिए नहीं आया था। चलिए अब आते हैं, कह रहा है कि वियना कांग्रेस की उपलब्धियां आखिर कौची थी, उपलब्धि क्या क्या थे वियना कांग्रेस में, क्या क्या मिला था। चलिए कह रहे कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए
मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। यानी कि अगर कोई भी राज्य को अपने ऊपर गुलाम करना है, अपने आप गुलाम करना है अपने से, तो उसको क्या करो कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में पहले बांट दो। कोई देश को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो, तो जैसे ही हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, उसमें फूट डाल देंगे, तो सब अकेला अकेला हो जाएगा। जैसे ही सब अकेला अकेला हो जाएगा, उसको पारा पारी करके क्या करेंगे, उसको गुलाम करते जाएंगे। पारा पारी करके उसको कुछ करते जाएंगे, गुलाम करते जाएंगे। यही यही कारण क्या किया था, मेटरनिख किया था कि राज्य को छोटे छोटे टुकड़ा में बांट करके, राज्य को क्या कुछ में बांट दिया था, छोटे छोटे टुकड़ा में बांट करके सब पर अधिकार कर लिया। करा कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को ही दे दिया गया। कोची सिम और उसके आसपास के राज्यों पोप को सौंप दिया गया, और लंबार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रही ना। वही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि परमा मोडना और टस्कनी के प्रांत हैसमबर्ग राजवंश को दे दिया, और जेनेवा और पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। यानी कि जैसे ही राष्ट्रीयता का भावना जगता है, तो सब खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। कुछ हो जाता, ये सब क्या हो जाता, बर्बाद हो जाता ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।